हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने OMG स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में है 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के दूसरे अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित में कार्य करती है। ये बात सभी को पता होगी, ठीक है। तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सरकार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। और लास्ट में मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए इस चैप्टर के अभ्यास क्वेश्चन भी कराया हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। सरकार, तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार किस प्रकार स्वास्थ्य में भूमिका निभाती है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारी तस्वीर है जिसके अंदर अस्पताल का चित्र है, ठीक है। इधर पानी भरते हुए महिलाओं को दिखाया गया है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। इधर खाना बनाते हुए एक औरत को दिखाया गया है, मेडिसिन की दुकान है, ठीक है। तो ये सारे चित्रों को माध्यम से आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य में सरकार किस प्रकार भूमिका निभाती है। और मैं आपसे उम्मीद रखूँगा आप इस चैप्टर में अंत तक बने रहेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है। ये चैप्टर सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं है जो मेरे भाई बहन 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो बच्चे UPSC या GK GS को कहते हैं लूसेंट हमें समझ नहीं आती, नहीं पढ़ पाते, पॉलिटिकल साइंस हमें समझ नहीं आती, नागरिक शास्त्र हमें समझ नहीं आती, तो उनके लिए भी है। तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं और इसको एक अपना बेस अपना मजबूत कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्ययन में हम स्वास्थ्य के अर्थ या उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और उनके मुद्दे के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में ये विषय सरकार के किस काम से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे भी चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए एक हॉस्पिटल का चित्र दिया गया जिसके अंदर तो 3 डॉक्टर किसी एक पेशेंट का इलाज करते हुए दिखाया गया है। एक महिला अपने सर पर मटका रखी हुई है और एक गांव में एक एम्बुलेंस है। ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया किस प्रकार का गांव, शहर, कस्बों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे देखने को मिलते हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि हमारा बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि स्वास्थ्य सिर्फ अगर हम एक लाइन में परिभाषित कर दें कि हम बीमारियों या चोटों आदि से मुक्त हैं, तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। नहीं दोस्तों, ये अगर आप ये परिभाषा देते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में ये केवल कुछ स्थितियों को स्वास्थ्य में जोड़कर देखा होगा। प्राय हमने ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषित मुक्त वातावरण मिले तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले
अथवा उन्हें भूखमरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वस्थ के हिस्से हैं। हम सभी ने एक कहावत तो ज़रूर सुने होंगे, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख का कहावत आपने सुना होगा। पहला सुख निरोगी काया का। कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो। अब यह प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है? ठीक है, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं? ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब भारत में किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में नीचे हमारे को एक बॉक्स सा दिया गया, उसके भी पढ़ेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। ये दी गई तालिका का प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई है, स्थितियों की तुलना की गई है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको छूटे। ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट या 5 मिनट के लिए बना के दे दूँ आपको, मतलब परीक्षा के लिए उपयोगी हो। मैं चाहता हूँ अच्छे से ध्यानपूर्वक आप सब अंत तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको छूटे। ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ये सभी जानते हैं दोस्तों। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले में डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 25,583 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट प्राप्त होते हैं। ये संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं और उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। उसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि अपने देश में भी कुछ ऐसे इलाज हैं जिससे मतलब बाहर के जो पर्यटक हैं वो आते हैं इलाज कराने के लिए। कुछ उदाहरण मैं आपके बता दूँ, जैसा कि आप बम्बई में टाटा मेमोरियल नाम का कैंसर अस्पताल है, जिसमें भारत के ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग वहाँ अपना उपचार कराने के लिए आते हैं और सस्ते पैसों में और अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। टाटा बिरला का एक संस्था है जिसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट की कीड़े, हेपेटाइटिस। कई बार आपने सुने होंगे बच्चों के पेट में कीड़े या जो छोटे बच्चों हेपेटाइटिस हो जाता है या बचपन में हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाया जाता है, हैजा फैलने का डर रहता है। तो हमारा नगर निगम या नगर परिषद, नगर पालिका जो भी है तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती है।
ठीक है। आपने देखा भी होगा जब भी आपका गर्मियों का टाइम होता है तो उस समय घर घर जाके मच्छरों की दवाई छिड़काव की जाती है, ठीक है, जिससे किसी प्रकार का मलेरिया हैजा ना फैले। लेकिन फिर भी इनकी जो फैलने की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करवाने तो आते ही हैं, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव व उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों के आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के लिए इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव, विज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। आप सभी को पता चल गया होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं। वो सेवाएं जो सरकार उपलब्ध करवाती है अपने नागरिकों को, जनता के लिए, ठीक है। एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ रहती है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। ये भी बढ़ेंगे दोस्तों। ये जो नीला पेन से लिखा हुआ है, भारत में प्राय ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसको सही मानते हैं? इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। अभी इस चित्र भी को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चे और गौर कीजिए। ये क्या है? एक प्रयोगशाला दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है, जहाँ टेस्ट कराने के लिए रोगी जाते हैं, जैसे खून टेस्ट हो गया, अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराने। आगे आइए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में कुछ और कारणों को भी जानेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक कार्टून सा बना के आपको समझाया गया है, ठीक है। एक इलाज का खर्च। इसमें दोस्तों बता दूं, ये दोस्तों आप इसे पढ़ के समझिएगा और मैं आपको ऊपर से बस थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें अमन और रंजन दो अच्छे मित्र होते हैं। रंजन का परिवार बहुत ज़्यादा साधन संपन्न होता है, जबकि अमन का जो माता पिता है वो अपने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। दोनों दोस्त एक दिन बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। जो रंजन का परिवार होता है, जो रंजन बीमार पड़ता है तो उसके जो पिताजी होते हैं एक अच्छे से प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, और वहीं अमन के पिताजी जब वो बीमार पड़ता है
तो उसके पिताजी एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। दोनों दोस्तों इस बात पर चर्चा करते हैं कि अपने अपने अस्पताल के बारे में दोनों चर्चा करते हैं कि वहाँ की फैसिलिटी क्या क्या रही, ठीक है, किस प्रकार की सुविधाएं थी। तो दोनों दोस्त आपस में बताते हैं, मेरे प्राइवेट अस्पताल में अच्छी नर्स थी, डॉक्टर अच्छे से बातें कर रहे थे, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, साफ़ सुथरा था। तो वहीं दूसरी ओर अमन, जो कि मतलब गरीबी से उसके माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते थे। तो वो सरकारी अस्पताल में उसके माता पिता ले जाते हैं। वो भी अपने दोस्तों को बताता है कि हम तो एक सरकारी अस्पताल में गए थे जहाँ किसी प्रकार का सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं तो है लेकिन उसके लिए काफ़ी समय लगता है। जैसा कि मुझे आज खून टेस्ट करवाना है तो आज हम अस्पताल में सिर्फ खून टेस्ट के लिए जाएंगे, उसका जो हमारा जो रिज़ल्ट है या जो हमारा खून टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो 3 या 4 दिन के बाद आएगी। आज हम बीमार हैं, रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद आएगी। फैसिलिटी तो है लेकिन इतनी भीड़ होती है कि लोग अपना इलाज कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, जिससे कि रोगी को बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो दोनों दोस्तों इसके बारे में बातें करते हैं। तो मैं चाहूँगा इसे आप पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, अपनी अपनी व्यथा को बताते हैं दोनों दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या हो, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच का अंतर क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो सेवाएं हैं जो स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, सभी के लिए। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। आप सभी भाई बहन जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ये चीज़ें आपने देखा होगा, या आपके गांव में इसी प्रकार की सुविधा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्रों में कई गाँव की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर एक अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई प्रकार के सरकारी अस्पताल होते हैं, कई, जैसे कि दिल्ली, पटना में कई सरकारी अस्पताल हैं। जैसे कि वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था। अमन, जो कि मैंने बताया था, जो गरीब फैमिली से होता है, वो उसके माता पिता सरकारी अस्पताल में लेके गए थे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में, ठीक है, जिससे गरीब लोग इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं को अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। बीमारियां जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और वह जो छतों पर आदि पानी जो एकत्रित होते हैं बारिश के टाइम, विशेषकर जब बारिश का टाइम होता है तो हमारे घरों के आसपास पानी जमा हो जाता है और छतों पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जिनमें मच्छर पैदा होते हैं, ठीक है, और मलेरिया फैलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे रोकने के लिए हमारे नगर निगम जो हैं
मच्छरों के लिए जो छिड़काव करते हैं, कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि लोगों को मच्छर से होने वाली बीमारियां को रोका जाए, ठीक है। ये सभी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ दोस्तों मैं चाहता हूँ ये सब आपने देखा भी होगा, ठीक है। अपने गांव में जो बच्चे शहर में रह रहे हैं वो शहर में, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों को हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ये सारा कुछ मतलब व्यवस्था सरकार को एक नागरिक को करानी ही चाहिए। नहीं तो एक गरीब इंसान जितना कमाता है, मान ले 5 लोग एक फैमिली में रहते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, गरीब फैमिली से है, एक कमाने वाला होता है उस फैमिली में, कोई बीमार पड़ जाता है, उस फैमिली से जाके पूछिएगा उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। तो उन्हें विशेषकर वो लोग सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं और सरकार का भी कर्तव्य बनता है उनके जहाँ रह रहे हैं उनके आसपास अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सालय का प्रदान करे, ताकि वो बीमार पड़े तो वो अपना इलाज समय पर करवा सके। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाना चलाते हैं। आप सभी देखे होंगे प्राइवेट अस्पताल आज के समय में बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और ये आप भी जानते हो जो निजी अस्पताल है, जो प्राइवेट संस्थान है, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है। तो कहीं ना कहीं गरीब जो आदमी होता है, 400-500 कमाई करने वाला एक गरीब इंसान जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद 400 या 500 रुपये कमाता है, ठीक है, वो कहाँ से एक निजी अस्पताल में अपने फैमिली का इलाज करवा पाएगा। आप ही सोचिए, उसे खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं कभी कभार। वो कहाँ से अपनी पूरी फैमिली या कोई उसके परिवार में अगर वो गलती से बीमार पड़ जाता तो उनके लिए एक बड़ी आफत सी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो निजी अस्पताल हैं ये इनकी डिमांड बहुत होती है, बहुत पैसा लेते हैं ये। अगर किसी प्रकार का आपको बीमार हो जाओ, मान ले आपको किसी बुखार हो गया या किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कभी जाइएगा निजी अस्पताल में तो आपको देखिए इस चीज़ का टेस्ट करवाओ, उस चीज़ का टेस्ट करवाओ, तो इतने टेस्ट करवा देंगे कि आपके सारे मतलब पूरे महीने की इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो व्यक्ति कहाँ से कर पाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि सरकारी अस्पताल की ओर अग्रसर करता है। इसमें पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार सेवाएं प्रदान करता है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे आसपास में ही देख लीजिए, कई प्रकार के निजी अस्पताल हैं, दवाखाने हैं, मेडिसिन है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं, निजी रूप में चलाए जा रहे हैं। अस्पताल व नर्सिंग होम भी है, काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख लीजिए, एक महिला अपने बच्चों का इलाज एक सरकारी अस्पताल में करवा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का व्यवस्था है। अब तो कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा सुधरा है, तो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले किस प्रकार की स्थिति थी आप सभी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में आप, ठीक है। लेकिन कई कई जगह आज भी अस्पतालों की कमी है ग्रामीण शहरों में, ठीक है।
एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत को दिखाया गया है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था होती है वो सबके लिए उपलब्ध होती है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सभी को फ्री में इलाज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने में और बेचने में भी लगी है। शहरों को कोने कोने में दवाइयाँ की दुकानें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो आपने कई बार देखा होगा आपके आसपास जो गरीब मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें कई बार कर्जा लेके अपने बच्चों का इलाज करवाना पड़ता है, ठीक है, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें, ठीक है, उनके परिवार वालों को अगर कोई उनमें बीमार पड़ गया। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीक़ों से उपलब्ध होने पर उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जा सकता है कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं जबकि साधारण इलाज से पर्याप्त हो सकता है। आपने कई बार अपने प्राइवेट अस्पताल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको सरकारी अस्पताल की तुलना में अगर आप सरकारी और प्राइवेट में दोनों में गए होंगे तो आपको अंतर समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्राइवेट वाले जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ का भी हमें टेस्ट लिख देते हैं और दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, सिर्फ वो पैसा बनाने के चक्कर में करते हैं। लोगों को लगता है चलो इलाज हो रहा है, अच्छे से इलाज हो जाएगा, लेकिन लोगों को क्या पता, बस उनका स्कैम होता है, वो स्कैम में सफल हो जाते हैं प्राइवेट वाले। जबकि साधारण इलाज या कम दवाइयाँ से व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। इधर पढ़ेंगे डब्बे बॉक्स में क्या है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता का कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा और औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। आप सभी को पता है दवाई दो प्रकार की होती है, जेनेरिक और पेटेंट, ठीक है। जेनेरिक दवाई वो दवाइयाँ होती है जो सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है और वहीं पेटेंट की बात करें जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती है वो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती है उस दवाइयों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करती है। आप सभी ने देखा होगा आजकल टीवियों में भी ऐड आने लग गए दवाइयों के, ठीक है। तो वो जो दवाई हैं जेनेरिक जो दवाई हैं उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जहाँ जेनेरिक दवाई आपको 10 रुपये में मिल जाएगी वहीं पेटेंट जो दवाई हैं जो बड़ी कंपनी जिसे बना रही है वो दवाई आपको 50 रुपये में मिलेगी। तो फ़र्क आप देख सकते हो। तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयाँ का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ये परिवार में उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की मूलभूत आधारभूत
आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता और इसके लिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज के लिए बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। आप इस चित्र में देख सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिसका हस्बैंड एक साइकिल से जा रहा है, उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ जा रही है। देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है उनके गांव में। लगता है किसी प्रकार का स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है जिनके कारण उन्हें गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है? इनमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार की उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों व सुविधाओं को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण में देखिएगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया। इससे पंचायतों में अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। इन सब कार्यों की स्थिति सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे कि दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दिया गया है। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य संबंधी के मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि उनके संविधान में निहित है कि कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पे जो खर्चा होता है वो उसके जो खर्चे होते हैं, जो धन है जो सेना पर ना लगकर वो लोगों पर किया जाए, ताकि उनका शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। और कोस्टा रिका की सरकार मानती कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं भी सुविधाएं देती है, जैसे पीने के सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन चैप्टर यहाँ तो ख़त्म होता ज़रूर है, लेकिन मैं आपको इसमें अभ्यास के क्वेश्चन भी कराते चलूँगा और आपको समझना है। इस अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस अध्याय में आपने पढ़ा होगा स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं, दोनों के बारे में बताना है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, जीवन का स्तर क्या है, तो मैं आपको फिर से बता दूं। भारत में प्राय ये कहा जाता है जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य तो दोस्तों आपको बता दूं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों को कल्याण संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, ठीक है। इसके तहत
सरकार के लिए कई तरह की दिशा का निर्देश दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताइएगा दोस्तों कि इसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सरकार सही प्रकार की सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाती है। अब जब नागरिकों का जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका जीवन स्तर भी बदलेगा। इन दोनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस एक अच्छी सरकार या सरकार क्या चाहेगी, मतलब उनके जो जनता है स्वस्थ रहे वो चाहेगी, उसके लिए कई प्रकार के कदम उठाती है, कई प्रकार की योजनाएं लाती है। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों व चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करती है ताकि किसी प्रकार का जो रोगी है उस समय पर अपना जो इलाज करवा सके। ठीक है, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाएं में वृद्धि करने के लिए अपने बजट में वृद्धि करती है, अपना बजट में वृद्धि करती है ताकि सभी लोगों का इलाज हो सके समय पर। तीसरा, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, ये तो 4 बताया, आप समझ सकते हैं कितने हैं, आपको मैंने पढ़ा। आपको तीसरा क्वेश्चन, आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, नीचे दी गई तालिका में भरते हुए बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपको तीसरे अध्याय में।